ओके सर, तो फाइनली 2014 से स्टार्ट हुई मार्वल की वन ऑफ द मोस्ट फेमस टीम्स गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी, इनका भी दी एंड हो गया। जैसे एवेंजर्स के साथ हुआ था, तो अब लोग बोलेंगे कि धीरे धीरे मार्वल खत्म हो रहा है। तो हाँ, बात तो सही है कहीं हद तक, बट स्टिल काफ़ी पोटेंशियल बचा हुआ है, क्योंकि मल्टीवर्स सागा आ ही चुका है और साइड में छोटी छोटी सीरीज जो आती हैं वो भी काफ़ी अच्छी हैं। वेल, आज अपन बात करेंगे गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 पे, जो अभी कुछ टाइम पहले ही रिलीज हुई। अपन बताएंगे इसकी इमोशनल स्टोरी पे, आने वाले फ्यूचर पे और साथ में थोड़ी बहुत हिडन डिटेल्स पे। बट बिफोर दैट मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड और कुछ भी जो होता है वो भी कर देना। सो लेट्स स्टार्ट। एंड यू ऑल, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मार्वल स्टूडियोज की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ जहां पर मार्वल स्टूडियोज वाले लोगों को एक स्पेसिफिक मूवी के कैरेक्टर्स के लिए चेंज किया गया। मतलब इस बार अपने को यहाँ पर इस लोगो में सिर्फ गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के जितने भी कैरेक्टर थे पास्ट में वो सब दिखाए गए। नहीं तो यूजुअली सबको पता है कि क्या होता है, मल्टीपल कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं अलग अलग प्रोजेक्ट्स के, बट यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। क्यों? ताकि बोल सकते हो कि अपन लोग प्रॉपर गुड बाय बोल सके अपने गार्डियंस से। सबको पता था कि ये लास्ट पार्ट होने वाला है गार्डियंस की स्टोरी का, इनकी ट्रिलॉजी का, तो मे भी पॉसिबल है कि अपन यहाँ पर लास्ट टाइम सारे गार्डियंस को एक साथ देख रहे हैं इस लोगो में। नाउ मूवी स्टार्ट होती है काफ़ी सैडली वे में रॉकेट को दिखाते हुए, और बोल सकते हो कि पूरी मूवी का मेन प्लॉट जो है वो रॉकेट की स्टोरी पे ही बेस्ड है। अपने को रॉकेट का इंट्रोडक्शन एकदम अचानक से कर दिया था गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 में, बट कभी भी इसकी प्रॉपर स्टोरी दिखाई नहीं गई थी। हालांकि हिंट दी गई थी कि काफ़ी ट्रेजिक स्टोरी है। वही चीज़ है कि एवरी हीरो हैज़ अ डार्क स्टोरी बिहाइंड देम। सो इसीलिए दुनियादारी छोड़ के सबसे पहले अपन अपने प्यारे दुलारे रॉकेट रकून की स्टोरी पे आते हैं। सो रॉकेट को छोड़कर पूरी दुनिया को तो पता होता है कि रॉकेट एक रकून है। रॉकेट ये मानना नहीं चाहता था। सो किसी टाइम पे ये बेसिक सा छोटा सा एक रकून था, बट फिर यहाँ पर आया था मेन विलन द हाई इवोल्यूशनरी। अब हाई इवोल्यूशनरी एक कॉमिक्स की अगर बात करें तो काफ़ी तगड़ा विलन था, और मूवी में भी इसको अच्छा वाला विलन दिखाया गया है। हालांकि यहाँ पर इसके मोटिव जो थे वो एक्चुअल में बुरे नहीं थे, बट हाँ, इसके काम करने के तरीके और ये खुद बंदा भी, ये दोनों बहुत बुरे थे। इसका सिंपल सा सपना था कि इसको दुनिया को परफेक्ट बनाना है, जो कि सबको पता है कि इम्पॉसिबल है, नथिंग इज परफेक्ट। लेकिन हाई इवोल्यूशनरी क्या करता था कि ये रैंडम लोगों को और जानवरों को उठाता था और उनको टॉर्चर करता था, उन पर एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करता था बिना उनके कंसेंट के ऑब्वियसली। बेसिकली उन सबको परफेक्ट बनाने का ट्राई करता था। जैसे मूवी में भी दिखाया गया कि इसने एक्सपेरिमेंट्स करके एनिमल फेस टाइप ह्यूमंस बनाए होते हैं, और ऐसे ही करके इसने बहुत सारी इन्फिनिट नंबर्स की स्पेशीज बनाई थी। तो कुल मिला के ये पूरे यूनिवर्स में हर स्पेशीज से इम्परफेक्शन हटाना चाहता था और खुद की एक अपनी दुनिया बनाना चाहता था जहाँ पर सब लोग शांति से सुकून से रह सकें। बोला था इसके मोटिव बुरे नहीं थे, बट क्वेश्चन वही आता है कि आखिर क्यों चुल्लू मची सबको अच्छा बनाने की, परफेक्ट बनाने की, और वो भी मासूमों को टॉर्चर करके। वाह, खैर इन्हीं सब मासूमों में से एक था अपना रॉकेट। एंड ऑब्वियसली इसका नेम रॉकेट तो नहीं था, ये था टेस्ट सब्जेक्ट 89P13। इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स वगैरह हुए थे, जिसके बाद जाके बोल सकते हो कि ये काइंड ऑफ जीनियस टाइप बन गया था। और अपने रॉकेट की सारी कलाकारी पास्ट में अपन देख चुके हैं। इसने कई सारी शिप्स और कई सारी चीज़ें बनाई थी पास्ट में, और ये चीज़, इसके जीनियस होने वाली चीज़, ये जब हाई इवोल्यूशनरी को पता चली थी तो ये रॉकेट, एक ये 89P13, इसको प्रेज करने के बजाय इसी से जलने लगा था। बोले तो इसी मोमेंट से इसका एम बन गया था, इसका सपना बन गया था कि इसको कुछ भी करके रॉकेट का ब्रेन चाहिए। इसको रॉकेट से कोई लेना देना नहीं था। और इससे पहले अपने को रॉकेट के फ्रेंड्स वगैरह दिखाए गए थे। वो सब लोग भी अलग अलग टाइप्स के एनिमल थे जिन पे एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, और सबके सब कैद थे रॉकेट के साथ, जहाँ पर ये सब फ्रेंड्स बने थे। और यहीं पर एक सीन में अपने को दिखाया गया था जहाँ पर इन सब ने अपने अपने नेम डिसाइड किए थे। और रॉकेट ने अपना नेम रॉकेट इसलिए रखा था क्योंकि इसने फर्स्ट टाइम जब एक रॉकेट को उड़ते हुए देखा था तो वहीं से इसका ड्रीम बन गया था कि ये एक दिन अपना खुद का रॉकेट बनाएगा और उसमें अपने दोस्तों के साथ उड़ेगा। यहाँ पर इसकी सबसे क्लोज फ्रेंड थी लाइला, और लाइला एक मिस्ट्री थी एक्चुअली में मार्वल फैंस के लिए, क्योंकि बहुत लोगों को ये चीज़ पता नहीं होगी। बट गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 में जब रॉकेट का इंटेरोगेशन चल रहा था, तब स्क्रीन पे अपन ने रॉकेट के एसोसिएट्स में लाइला का नेम देखा था, ग्रूट एंड लाइला। ग्रूट को तो सब जानते ही हैं, बट लाइला, इसको यहाँ पर फर्स्ट टाइम दिखाया गया। वेल, इन चारों दोस्तों की अगर बात करें तो इनका एक ही सपना था जिस चीज़ के लिए इनको बनाया गया था, परफेक्ट दुनिया में जाने के लिए। हाई इवोल्यूशनरी अपने जितने भी सब्जेक्ट्स वगैरह बनाता था तो वो उन सभी सब्जेक्ट्स को अपनी दूसरी दुनिया में ले जाता था, परफेक्ट दुनिया में। बट रॉकेट और इसके दोस्तों का जो ग्रुप था, और ऐसे ही बहुत से और भी सब्जेक्ट्स थे, तो ये सब के सब बस एक एक्सपेरिमेंट की तरह थे। उनका कोई फ्यूचर डिसाइडेड नहीं था, उनको बस टेस्ट के लिए बनाया गया था। सरल भाषा में एट दी एंड उन सबको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता। और ये चीज़ हाई इवोल्यूशनरी खुद रॉकेट को बता भी देता है कि तुम और तुम्हारे दोस्तों को मार दिया जाएगा। उसको सिर्फ रॉकेट के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेन से मतलब था, बट रॉकेट डीप डाउन ये चीज़ जानता था कि ऐसा हो सकता है, तो इसलिए इसने अपना बैकअप प्लान बनाया था। ये एक एक करके पार्ट चोरी करता था और लास्ट में उन्हीं सब पार्ट से इसने की बनाई और डोर अनलॉक कर दिया। और फिर ये और इसके दोस्त यहाँ से भागने ही वाले थे, बट हाई इवोल्यूशनरी आके इसके सारे दोस्तों को जान से मार डालता है। ये मोमेंट था जहाँ पर पूरा थिएटर लिटरली पिन ड्रॉप साइलेंट था,
रॉकेट यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाया था, इसने बस हाई इवोल्यूशनरी का थोपड़ा बिगाड़ दिया था और बेचारा क्या ही कर सकता था। और फिर वो एक शिप चुरा के भाग गया था। इसी के आगे अपने को उसकी स्टोरी दिखाई गई थी कुछ सालों बाद, जहाँ पर वो स्टार लॉर्ड और क्रूड वगैरह से मिला था। और अब आप ये जो ट्रेजिक स्टोरी जान चुके हो रॉकेट के पास्ट के बारे में, तो अगर पास्ट में जाके पुरानी मूवीज उठा के देखोगे तो रॉकेट के जोक्स एंड सरकाज़म को साइड में रख के आपको सिर्फ उसके बारे में सैड ही फील होगा। जस्ट लुक एट दिस सीन। इसे लगता है कि मैं कोई फुद्दू चीज हूँ, कोई मजाक हूँ। मैंने थोड़ा ही कहा था कि मुझे ऐसे बनाओ, मैंने थोड़ा ही कहा था कि मुझे बार बार तोड़कर मरोड़कर एक छोटा सा भद्दा सा बदमाश जानवर बनाओ। रॉकेट तुझे कोई जानवर नहीं बुला रहा। पहले तो इतना सीरियस नहीं लगता था यहाँ पर, बट अब बुरा लग रहा है रॉकेट भाई को लेके। नौ यहीं से मूवी का मेन प्लॉट निकल के आता है, जिसमें स्टिल मेन विलन हाई इवोल्यूशनरी होता है, क्योंकि ये स्टिल इतने साल बीतने के बाद भी रॉकेट के पीछे पड़ा होता है, उसके ब्रेन के पीछे, और साथ में इसको बदला भी लेना था। और बदले के लिए वो भेजता है एडम वॉरलॉक को रॉकेट को लाने के लिए। इस मूवी से पहले अभी क्रिसमस के टाइम एक प्रोजेक्ट रिलीज हुआ था, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी हॉलीडे स्पेशल। इसमें ऑब्वियसली मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। वो ज़रूर देखना अगर नहीं देखी। उसमें अपने को दिखाया गया था कि अपने प्यारे गार्डियंस नोवेयर में रहते हैं, और वहीं पर अपने को ये भी पता चला था कि पीटर क्विल और मेंटिस ये भाई बहन है। सरप्राइजिंग है बट इट इज़ ट्रू। सो इसी नोवेयर वाली प्लेस पे ही एडम वॉरलॉक अटैक करता है। यहाँ पर अपने को थोड़ा बहुत एक्शन, फाइटिंग, लात घुसाई सब देखने को मिलता है, बट एडम को खाली हाथ वापस जाना पड़ता है। अब ये एडम वॉरलॉक ये एकदम ब्रांड न्यू अंडे से निकला हुआ कैरेक्टर है एमसीयू में, लेकिन जिन्होंने कॉमिक्स पढ़ रखी थी उनको तो पता था कि ये एडम वॉरलॉक ये टेक्निकली तो विलन नहीं है। कॉमिक्स में ये हीरो था, काफ़ी तगड़ा था, और यहाँ पर इसको फर्स्ट टाइम नहीं दिखाया जा रहा है। इसका इंट्रो वॉल्यूम 2 के क्रेडिट सीन में ही हो गया था, जहाँ पर ये अपने ककून टाइप चीज़ में पैदा हो रहा था। वो हाई प्रीस्टेस याद होगी, आयशा, उसी का बेटा होता है ये, काइंड ऑफ। और हाँ, ये सोने की खान वाली प्रजातियों को भी उसी हाई इवोल्यूशनरी नहीं बनाया था। अब एडम वॉरलॉक की कॉमिक्स में हिस्ट्री तो काफ़ी डिफरेंट है, बट उस पर बात नहीं करेंगे। इसकी पावर्स पे अगर बात करें तो इसको कंपेयर कर सकते हो कैप्टन मार्वल से। सच्ची बताऊं तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। थॉर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, बट टक्कर ज़रूर दे सकता है। कॉमिक्स ने इसने बहुत बड़े बड़े विलन से फाइट करी है, जस्ट लाइक थैनोस एंड एटसेट्रा, बट ओवरऑल ये गुड गाय था। इसके मोरल्स, इसके ह्यूमैनिटी को लेके प्यार, ये सब चीज़ें इसको अच्छा बनाती हैं, जैसे मूवी में भी अपने को दिखाया गया एकदम लास्ट में। बट यस, फिलहाल ये स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसका रीज़न भी दिया गया है अपने को कि इसके टाइम आने से पहले ही इसको उसके ककून से निकाल दिया गया था। मतलब 9 महीने हुए नहीं थे और ये पहले ही निकल आया। इसी वजह से पूरी मूवीज़ ने एक बच्चे की तरह बिहेव किया है, क्योंकि बाहर से भले ही ये बड़ा हो गया हो, बट अंदर से स्टिल ये चाइल्ड ही है। तो ये एमसीयू के फ्यूचर के लिए तो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, बट अभी इसको टाइम लगने वाला है बड़े होने में। वेल, बैक टू द मूवी। तो वॉरलॉक से फाइट के टाइम रॉकेट ये काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो गया था, और इसको ठीक करने के लिए इनको एक कोड चाहिए था, जो कि सिर्फ हाई इवोल्यूशनरी के पास था। ये रॉकेट उसी का एक टेस्ट सब्जेक्ट था, तो इसके ऊपर एक सिक्योरिटी किल स्विच लगा हुआ था। बोले तो इसकी इनसाइड बॉडी पे अगर कोई ऑपरेशन हुआ तो ये मर जाएगा। इसी चीज़ को बाईपास करने के लिए इनको कोड चाहिए था, ताकि वो मरे ना। सो यहाँ से सब जाते हैं ऑर्गोस्कोप हेडक्वार्टर, जो कि हाई इवोल्यूशनरी का ही होता है, बड़े लोग, और ये बहुत ज़्यादा सिक्योर जगह होती है। तो अंदर जाने के लिए नेबुला ये गमोरा को कांटेक्ट करती है, उसकी हेल्प मांगती है, क्योंकि वो रैवेजर्स के साथ थी। इनको वॉल्यूम 1 से याद ही होगा रैवेजर्स। योंडू एंड पीटर, इन लोगों की हिस्ट्री है पूरी रैवेजर्स वाली, बट बाद में पीटर ये सब छोड़ छाड़ के गार्डियंस के साथ आ गया था। सो अब यहाँ पर गमोरा ये रैवेजर्स के साथ होती है, और पीटर जब गमोरा को देखता है यहाँ पर तो काफ़ी सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि भाई इसकी पहली मोहब्बत, ट्रू लव। मूवी के स्टार्ट से ही अपने को दिखाया गया था कि पीटर ये सुना सुना सा, खोया खोया सा रहता था, नशे में धुंध रहता था गमोरा को लेके। तो फिर इसको फाइनली यहाँ पर गमोरा दिख गई, तो ये पूरी मूवी ट्राई करता रहता है गमोरा को कि इसका पास्ट याद दिला दे। बट सबको पता है कि गमोरा ये पीटर वाली गमोरा नहीं है, वो तो टपक गई थी लिटरली। मतलब पीटर तो गमोरा के प्यार में गिरा ही था, लेकिन फिर गमोरा बहुत ही ज़्यादा नीचे गिर गई थी। ये वाली गमोरा ये पास से फ्यूचर में आई वाली गमोरा होती है, जो थैनोस आर्मी के साथ आई थी। और इस चीज़ का आंसर हम सबको स्टिल यहाँ पर नहीं दिया गया कि आखिर गमोरा यहाँ पर क्यों है और जिंदा कैसे है, क्योंकि आयरन मैन की चुटकी के बाद पूरी थैनोस आर्मी धुआं धुआं हो गई थी, सिर्फ गमोरा को छोड़ के। डायरेक्टर्स ने भी इस चीज़ का आंसर नहीं दिया, और ना ही इस मूवी में इसका जवाब मिला। तो सिर्फ थ्योरीज ही हैं कि इन्फिनिटी स्टोन्स की किसी मिस्टीरियस पावर्स की वजह से ही ऐसा पॉसिबल हो गया होगा, उसी वजह से शायद ये वैनिश नहीं हुई होगी। बट जो भी हो, ये चीज़ तो पक्की है कि गमोरा ये पुरानी वाली गमोरा नहीं है, और साथ में ये अब अपने स्टार लॉर्ड के प्यार में गिरने वाली नहीं है। तो पीटर को फिलहाल अपने हाथ से ही उसको सिंगल ही रहना पड़ेगा। और हाँ, इस मूवी में एक जगह पर पीटर ने यह भी एक्सेप्ट कर लिया था कि थैनोस की चुटकी बजाने के पीछे थोड़ा हाथ इसका भी था। मतलब इन्फिनिटी वॉर से वो सीन याद होगा जहाँ पर सब फाइट कर रहे थे, एंड ऑलमोस्ट थैनोस के हाथ से गॉन्टलेट निकल गया था।
बट पीटर ये इमोशनल हो गया था जिस वजह से थैनोस कंट्रोल में वापस आ गया था और उसने फिर सबकी बजा दी थी और इस चीज़ से पूरा फैंडम पीटर क्विल को गाली दे रहा था। बट फाइनली अपने को यहाँ पर दिख गया कि पीटर उस चीज़ को, उस गलती को एक्सेप्ट करता है, ये अपने आप को गिल्टी मानता है। खैर ये सब रैवेजर्स की हेल्प लेके उस हेडक्वार्टर में जाते हैं। पीटर वगैरह यहाँ से रॉकेट की सब्जेक्ट फाइल लेके एक्शन, फाइटिंग, लात घूसा ये सब करके निकल लेते हैं। लेकिन जब वो वापस आके चेक करते हैं तो वो कोड उस फाइल में था ही नहीं, क्योंकि हाई वॉल्यूशनरी जानता था कि ये लोग यहाँ पर आएंगे कोड लेने के लिए, तो उसने पहले ही सब सेट कर लिया था। सो इस वजह से अब गार्डियंस के पास कोई और रास्ता नहीं था सिवाय हाई वॉल्यूशनरी से फेस टू फेस फाइट करने का। गमोरा इसके साफ अगेंस्ट थी क्योंकि वो जानती थी ये सुसाइड मिशन है, बट स्टिल ये लोग उसको भी बटोर लेते हैं, अपने साथ जबरदस्ती ले जाते हैं। और यहाँ पर दिखाई जाती है फर्स्ट टाइम हाई वॉल्यूशनरी की सो कॉल्ड परफेक्ट दुनिया, द काउंटर अर्थ। ये एकदम डिट्टो कॉपी पेस्ट होती है अपनी ओरिजिनल दुनिया की, बस यहाँ पर ह्यूमंस नहीं होते बल्कि सब एक्सपेरिमेंट्स वाले लोग होते हैं। लेकिन लोगों को छोड़कर और कोई डिफरेंस नहीं होता यहाँ पर कुछ लोग पीसफुली रहते हैं नॉर्मल लोगों की तरह, बट कुछ लोग क्रिमिनल्स होते हैं, वायलेंस यूज करते हैं। सो वही चीज़ है कि किसी भी चीज़ में परफेक्शन नहीं होती। और जब पीटर हाई वॉल्यूशनरी से बात करता है तो वो भी ये चीज़ समझ रहा था, इसलिए वो प्लान करता है इस पूरे प्लेनेट को उड़ाने का। बोले तो दोबारा फिर से सब कुछ नई शुरुआत करेगा वो। और कॉमिक्स की अगर बात करें तो एक काउंटर अर्थ प्लेनेट ये सेम टू सेम कॉमिक्स से ही उठाया गया है। और मूवी में एक जगह पर हाई वॉल्यूशनरी ये चीज़ बोलता है कि ये कई बार इस प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर चुका है, तो सेम ऐसा ही कॉमिक्स में भी हुआ था। बट यहाँ पर हाई वॉल्यूशनरी की एक ही जिद थी, सब्जेक्ट 89P13 का ब्रेन, बोले तो रॉकेट का। लेकिन गार्डियंस रॉकेट के दोस्त ऐसा होने तो देंगे नहीं। और इनको पता भी चल गया था कि कोड कहाँ पर है, एक बंदे की खोपड़ी में। सो सिंपली अगेन एक्शन, फाइटिंग, लड़ाई झगड़ा वो सब स्टार्ट हो जाता है। नेबुला, ड्रैक्स एंड मेंटिस ये हाई वॉल्यूशनरी की शिप में फंस जाते हैं। एंड इस साइड पीटर, गमोरा एंड ग्रूट ये सक्सेसफुली वो कोड लेके अपने शिप में चले जाते हैं और रॉकेट को सही कर देते हैं। भाई अपना वापस से जिंदा हो जाता है। ये ऑलमोस्ट मर गया था, लाइक ऑलमोस्ट। ऑडियंस की आंखों से आंसू निकलने ही वाले थे, इतनी देर में इसकी आंखें खुल गई थी। अगर ये मर जाता तो मैं तो रो देता सच्ची। वेल इस साइड हाई वॉल्यूशनरी की शिप में आधे गार्डियन से कैदी बना लिए जाते हैं और ये मिलते हैं कैद हुए बच्चों से। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे थे जो कि सिर्फ 3 शब्द जानते थे, जिनमें से 2 थे चुप। वेल्ला के लिए ड्रैक्स इनकी लैंग्वेज जानता था, सो इनसे कम्युनिकेट कर लेता है वो। और इस पॉइंट पे ड्रैक्स के पास्ट के बारे में भी अगेन बताते हैं। हम सबको पता है कि ड्रैक्स की एक बेटी थी कमारिया करके, इसको आज तक दिखाया तो नहीं गया बट बताया गया है इसकी किसी पॉइंट पे आके मौत हो गई थी। सो यही चीज़ अगेन यहाँ पर पॉइंट आउट करी जाती है। हालांकि कॉमिक्स के हिसाब से कमारिया ड्रैक्स की बेटी एक सुपर हीरो थी मून ड्रैगन नेम से। एंड रूमर्स के हिसाब से अगर बात करें तो MCU के फ्यूचर में भी ये दिख सकती है। कंफर्म तो नहीं है बट पॉसिबल ज़रूर है। नाउ देन इस साइड बाकी गार्डियंस इंक्लूडिंग रॉकेट ये सब अटैक कर देते हैं इसी शिप में। ऑब्वियसली ये शिप बहुत बड़ी थी, इसलिए वो लोग हेल्प मांगते हैं अपने लोगों से, बोले तो नोवेयर से। सो वो लोग पूरा प्लेनेट लेके यहाँ पर आ जाते हैं। क्रैगलिन एंड स्पेस डॉग कॉस्मो, इनकी थोड़ी बहुत बॉन्डिंग दिखाई गई है जो कि काफ़ी क्यूट थी। क्रैगलिन को तो सब जानते ही होंगे, बट कॉस्मो इसका यहाँ पर फर्स्ट टाइम रोल थोड़ा ज़्यादा दिखाया गया है। इसको वॉल्यूम 1 में भी दिखाया था, बट ये केज में थी उस टाइम कलेक्टर के म्यूजियम में। बट यहाँ पर ये आज़ाद होती है। कॉस्मो के बारे में जिनको नहीं पता तो मैं इसकी स्टोरी बताता हूँ। ये डॉग एक रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है। 1957 में रशियंस ने एक डॉग को स्पेस में भेजा था एज अ टेस्ट सब्जेक्ट। उस डॉग को नेम दिया गया था लाइका। उस डॉग ने हिस्ट्री तो क्रिएट करी थी, वो फर्स्ट एनिमल थी जिसने अर्थ के चक्कर लगाए थे, बट साथ में वो एक ट्रेजिक स्टोरी भी थी। वो डॉग लाइका वो वापस से जिंदा नहीं आ पाई थी, ओवर हीटिंग की वजह से वो स्पेस में ही मर गई थी। सो यहीं से मार्वल कॉमिक्स में कॉस्मो कैरेक्टर क्रिएट हुआ, इंस्पायर्ड हुआ। सेम इसको भी स्पेस में भेजा गया था एज अ टेस्ट सब्जेक्ट, बट समहाउ इसके पास पावर्स वगैरह आ गई थी टेलीकिनेसिस की। और इस मूवी में इसकी पावर्स को और अच्छी तरह से दिखाया गया है जो कि काफ़ी कूल था। एनीवे अब यहाँ से आता है एंडिंग पार्ट मूवी में और अगेन स्टार्ट हो जाता है एक्शन, फाइटिंग, लात घुसा। लेकिन अब गार्डियंस का प्राइमरी टास्क बन गया था कि इनको सभी बच्चों को और जानवरों को यहाँ से बचाना है, रेस्क्यू करना है। लेकिन विलन वो अभी मरा नहीं था, हाई वॉल्यूशनरी। इसके लोगों ने तो इसका साथ छोड़ दिया था, वो सब इसी के खिलाफ खड़े हो गए थे क्योंकि ये पूरी शिप धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो रही थी थैंक्स टू गार्डियंस। लेकिन हाई वॉल्यूशनरी की स्टिल जिद वही थी कि इसको रॉकेट चाहिए, चाहे ये सब मरी क्यों ना जाए। इसीलिए इसके लोग अपने बॉस के खिलाफ ही खड़े हो गए। लेकिन हाई वॉल्यूशनरी इतना गुस्से में था कि ये रेज में आके अपने ही लोगों को मार डालता है और फिर जाता है रॉकेट को ढूंढने। और रॉकेट ये फाइनली इतने सालों बाद वापस उस जगह आता है जहाँ पर शायद इसको और इसके दोस्तों को कैद करके रखा गया था, जहाँ पर इसके दोस्तों की मौत हुई थी। काफ़ी सैड। और यहाँ पर ये केज में ढेर सारे रकून्स को देखता है जिनको देख के रॉकेट इसको अपना पास्ट याद आ जाता है। और साइड में नोट भी था यहाँ पर जहाँ पर लिखा हुआ था रकून्स। तो इस मोमेंट पे आके रॉकेट एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ ये एक रकून है। बहुत ही ज़्यादा इमोशनल मोमेंट था ये। बट इसी टाइम पे यहाँ पर आ जाता है हाई वॉल्यूशनरी और वो रॉकेट को बेरहमी से मारने लगता है। बट अभी रॉकेट वो पुराना वाला डरा हुआ छोटा सा रॉकेट थोड़ी ना है, वो खुद स्वैग में आके इसको अपना नेम बताता है, नेम्स रॉकेट, रॉकेट रकून। ये डायलॉग भी MCU की हिस्ट्री में छप गया अब।
एंड फिर यहाँ पर आते हैं गार्डियंस। बोले तो सभी रॉकेट के दोस्त और अच्छे से बजा देते हैं इस हाई वॉल्यूशरी को, और एट लास्ट इसका मास्क भी निकल के आ जाता है। याद होगा रॉकेट ने इसका पूरा थोपड़ा बिगाड़ दिया था, ये काइंड ऑफ रेड स्कल जैसा बन गया था। हालांकि लास्ट में रॉकेट इसको जान से मारता नहीं है, छोड़ देता है, क्योंकि ये किलर नहीं होता, ही इज़ अ गार्डियन। और अगर सीरियसली देखें तो रॉकेट के लिए ये डिसीजन बहुत ही ज़्यादा टफ होगा, क्योंकि इस बंदे ने इसके सारे दोस्तों को मार डाला था, बट स्टिल इसको जिंदा छोड़ना पड़ा। बदला लेने वाला कोई सीन ही नहीं था यहाँ पर। इसी से समझ सकते हो कि रॉकेट भले ही मजाकिया हो, बट सबसे मैच्योर यहाँ पर वही है। एंड फाइनली ये सब होने के बाद ये यहाँ से निकल जाते हैं सबके सब, सिवाय एक बंदे के, पीटर के। अब लास्ट पार्ट है तो थोड़ा बहुत ड्रामा तो देंगे ही ना। रॉकेट के जैसे ही इस मोमेंट में भी लगा था कि अपना पीटर तो गया, ये स्पेस में अटक गया था जस्ट लाइक योंडू। ये वाला सीन दिखाने का मोटो भी यही था कि अपन सब योंडू की मौत को याद कर सके, उसके सेक्रीफाइस को याद कर सके, क्योंकि पीटर भी सेम उसी वे में मर रहा था। बट एडम वॉरलॉक ये अभी भी यहीं पर था, जिंदा था, 2 पैरों पे खड़ा था, और शायद ये यहाँ पर इकलौता था जिसके पास एक्चुअल सुपर पावर्स थी। तो ये उड़ के जाता है, अपने पीटर को वापस बचा के ले आता है। एडम के बारे में मैं शायद बताना भूल गया था, बट ये शिप में गार्डियंस को मारने के लिए आया था, इसकी माँ ने भेजा था। बट एक पॉइंट पे ग्रूट ने इसकी जान बचा ली थी और बोला था इससे कि सबको एक दूसरा मौका मिलना चाहिए। ये चीज़ देख के एडम ने पार्टी बदल ली थी। बोला था वो एक चाइल्ड है और बच्चे प्योर हार्ट होते हैं, सच्चे दिल के, तो इसीलिए उसने गुड गाइज की साइड ले ली, फिर बोले तो हीरोज़ की। और पीटर को बचा के इसने प्रूव भी कर दिया कि हाँ, ही इज़ ऑल्सो अ हीरो। तो अब यहाँ पर बोल सकते हो कि पूरी मूवी में कोई कैजुअलिटी मेन कैरेक्टर्स की तो नहीं हुई, कोई नहीं मरा। ट्रेलर से लग रहा था कि कोई ना कोई तो मरेगा, मैं काइंड ऑफ वेट कर रहा था कि कोई मरे तो थोड़ा अच्छा लगे, बट कोई नहीं मरा। और ये फैंस के लिए तो बेस्ट मोमेंट था, क्योंकि फाइनल पार्ट में अगर हैप्पी एंडिंग ना हो तो फिर क्या ही फ़ायदा। इसी हैप्पी एंडिंग की वजह से यहाँ पर मस्त डांस होता है। सोचो अगर कोई मर जाता रॉकेट या फिर पीटर, तो यहाँ पर डांस तो नहीं हो रहा होता, इसकी जगह पर रोना गाना ही चल रहा होता है, जस्ट लाइक वकांडा फॉरएवर। कुछ ज़्यादा ही सैड एंडिंग हो जाती, इसीलिए हैप्पी एंडिंग सही थी। और यहाँ पर आता है फिर मेरा फेवरेट सीन, जहाँ पर ग्रूट ये सभी गार्डियन से बोलता है आई लव यू गाइस। हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ जहाँ पर ग्रूट ने आई एम ग्रूट के अलावा कुछ और बोला हो, बट ये सीन जितना सोच रहे हो उससे कई ज़्यादा डीप है। ग्रूट लैंग्वेज के बारे में अपने को बताया गया था कि ये लैंग्वेज सीखी तो जा सकती है, बट मेनली ये डिपेंड करती है अंडरस्टैंडिंग पे और इमोशंस पे। जैसे थ्रू आउट द मूवी अपने को दिखाया गया था कि गमोरा ये एक भी बार समझ नहीं पाती थी कि आखिर ग्रूट क्या बोल रहा है, इसको वही सुनाई देता था आई एम ग्रूट आई एम ग्रूट। बट मूवी के एंड में ग्रूट जब इससे मिलने आता है और सेम चीज़ बोलता है आई एम ग्रूट, तो वो तुरंत समझ जाती है कि आखिर ये कहना क्या चाहता था। ये खुद हैरान भी हो जाती है। इससे प्रूव होता है कि इमोशंस एंड अंडरस्टैंडिंग से कोई भी ग्रूट लैंग्वेज समझ सकता है। गमोरा जो इस टीम के साथ स्टार्ट से थी और घुल मिल गई थी इमोशनली, सो इस वजह से ग्रूट लैंग्वेज समझ पाई। सो एंड में जब ग्रूट आई लव यू गाइस बोलता है, सो वो एक्चुअल में आई एम ग्रूट ही बोल रहा था, लेकिन डायरेक्टर ने हम सब व्यूअर्स को भी पर्दे के अंदर ले लिया, ऐसा कह सकते हो, जिस चीज़ से अपन सबको भी आई लव यू गाइस सुनाई दिया। बोले तो हम सब भी ग्रूट से इमोशनली अटैच्ड हो गए थे। बहुत ही ज़्यादा जीनियस शॉट था ये। खैर हैप्पी एंडिंग तो थी यहाँ पर, लेकिन स्टिल एक सैड न्यूज़ दिखाई जाती है कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी ये टीम अब फाइनली स्प्लिट हो गई होती है। इस टीम के 4 बंदे ऑफिशियली रिटायर हो जाते हैं। गमोरा ये वापस अपने राइवजस लोगों के साथ चली जाती है। पीटर के साथ इसकी कोई केमिस्ट्री फिजिक्स या बायो नहीं बनती, तो इस वजह से उसको जाना पड़ता है। ड्रैक्स द डैडी एंड नेबुला ये डिसाइड करते हैं कि ये नोवेयर वाली प्लेस में ही रहेंगे और जितने भी बच्चे वगैरह यहाँ पर आए हुए हैं उन सबका ख्याल रखेंगे। मेंटिस ये थोड़ा ज़्यादा डीप चली जाती है। इसको पता नहीं कहाँ से आइडिया आता है कि चलो अब थोड़ा अकेले सफ़र करते हैं। इसको थोड़ा अलोन टाइम चाहिए होता है। ये हमेशा से ही इस टीम के साथ थी, बट इसको अपने आप को जानना होता है, इसीलिए अपने न्यू पेट्स के साथ निकल लेती है। और फाइनल में आता है पीटर। तो ये जब काउंटर अर्थ गया था तो इसका एक्सप्रेशन देख के समझ में आ रहा था कि ये अपनी अर्थ को मिस कर रहा है। इवन इसके पास एक फ़ोटो भी थी जिसमें इसकी माँ एंड ग्रैंडफादर थे, और इसकी माँ तो चल बसी थी, बट इसके ग्रैंडफादर अभी भी जिंदा थे, इसके नाना जी, जिनको छोड़ कर आ गया था ये अर्थ पे, कभी मिलने ही नहीं गया था। और ये हमेशा सैड रहता था ये सोच के कि इसके चाहने वाले सब मर जाते हैं, जैसे इसकी माँ, योंडू और गमोरा। वेल मार्वल के हिसाब से बात करें तो इतिहास गवाह है पीटर वाले लोग कभी खुश नहीं हो पाते, तो क्या ही कर सकता है बेचारा। तो इसी वजह से मूवी के एंड में ये वापस से अपनी अर्थ में अपनी फैमिली से मिलने जाता है, जो कि सिर्फ ग्रैंडफादर ही बचे होते हैं। यहाँ पर इसके नाना जी का नेम बताया गया है जेसन क्विल, जो कि कॉमिक रेफरेंस है। कॉमिक्स में पीटर के बायोलॉजिकल फादर का नेम था जेसन क्विल, बट एमसीयू में इसको चेंज कर दिया गया था। यहाँ पर ईगो द लिविंग प्लैनेट को इसका फादर बना दिया था। अब टीम से मेंबर्स तो रिटायर हुए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये टीम ही खत्म हो गई। रॉकेट एंड ग्रूट स्टिल यहाँ पर होते हैं और अब एक न्यू गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी टीम बन जाती है न्यू मेंबर्स के साथ। अपने को फर्स्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि कौन कौन होता है इस टीम में। रॉकेट तो होता ही है क्योंकि ही इज़ अ लीडर। ग्रूट भी होता है जो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया होता है साइज़ में, एंड एडम वॉरलॉक होता है, और साथ में क्रैगलिन एंड कॉस्मो भी होते हैं। और लास्ट में एक बच्ची होती है फाइला। ये उन्हीं सब बच्चों में से एक थी जिनको रेस्क्यू किया गया था।
और इसके पास कुछ कॉस्मिक पावर्स भी दिखाई गई हैं। हालांकि इसका फ्यूचर क्या होगा वो फ्यूचर में ही पता चलेगा, बट कॉमिक्स के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो ये ओरिजिनल कैप्टन मार्वल की बेटी थी फाइला वेल, और इसी वजह से फ्यूचर में जाके कैप्टन मार्वल बनी थी, बट कुछ टाइम के लिए। एमसीयू में अभी बहुत छोटी है, लेकिन पॉसिबल है कि यंग एवेंजर्स का पार्ट बन जाए। और उस साइड थॉर की बेटी तो याद ही होगी, जिसका कैमियो हो चुका है ऑलरेडी, तो क्या पता वो दोनों आगे जाके बेस्ट बडीज बन जाए। मार्वल वैसे भी बच्चों पे ज़्यादा फोकस कर रहा है आजकल। खैर ये मूवी तो यहाँ पर एंड होती है, लेकिन बात आती है फ्यूचर की कि अब क्या अपने फेवरेट हीरोज चल बसे। तो एक चीज़ तो कंफर्म कर दी गई एटलीस्ट पोस्ट क्रेडिट सीन में कि लेजेंडरी स्टार लॉर्ड विल रिटर्न। बोले तो अपने पीटर क्विल भैया वापस आएंगे और ये अर्थ पे ये अपनी फैमिली के साथ। तो अर्थ पे अगर कोई कांड वगैरह हुआ तो ऑब्वियसली इसको इंक्लूड किया जाएगा। बाकी मेंबर्स भी फ्यूचर में आ सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। कैंग द कॉन्करर इतना बड़ा जो थ्रेट आ चुका है, तो उससे लड़ने के लिए शायद अगेन मार्वल के सभी कैरेक्टर्स को एक साथ आना पड़े, जैसे थैनोस के टाइम पे हुआ था। बट यहाँ पर ये तो पक्का है कि इनकी स्टोरी, आई मीन गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी, इनकी स्टोरी यहाँ पर एंड हो चुकी है। अब अगर यहाँ पर वॉल्यूम 4 आएगी भी कभी फ्यूचर में, तो उसमें शायद न्यू कैरेक्टर्स, न्यू टीम, उस पर ही फोकस किया जाएगा। मैं तो खुश नहीं हूँ इस चीज़ से, बट यू नो एवरी स्टोरी हैज़ अ एंड। और अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ तो ये फाइनल पार्ट था ये, और इस फाइनल पार्ट ने आके इनकी इतनी लॉन्ग जर्नी को, इस पूरी 3 पार्ट के फ्रेंचाइज को फुल जस्टिफाई किया। एकदम मस्त एंडिंग दी, इमोशन से भरी हुई, एक्शन से भरी हुई, और क्या ही चाहिए। अब अगर स्टिल कुछ पसंद नहीं आया तो शायद तुम्हारी एक्सपेक्टेशन कुछ ज़्यादा ही है, नीचे करो। इस वीडियो के लिए इतना ही। कुछ भी पसंद आ गया हो वीडियो में तो लाइक और शेयर वगैरह कर देना। बाकी कमेंट्स में बताना कि मूवी कैसी लगी, क्योंकि पर्सनली मैंने बता ही दिया, मुझे तो कतई जहर लगी थी। और अब इसके बाद नेक्स्ट मूवी मार्वल की शायद दी मार्वल्स ही है, जो कि नवंबर में रिलीज़ होगी। तो उन सब पे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।